Hello, my dear students. How are you all? I hope all are fit and fine. So well, my name is Madhusmita Malik and I welcome you all to your favorite online learning platform, Odeon Learning. So, I'm your history tutor and today we are going to start the very first chapter of your history book, Our Past 2, Volume 2, that means it's for Standard 7, and the chapter is Tracing Changes Through 1,000 Years. Okay, let's start the chapter. Okay, तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1,000 ईयर्स। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ट्रेसिंग चेंजेस, ये जो चैप्टर का टाइटल है, मतलब इसका जो नाम है क्या है, इस नाम में क्या है, क्यों इसका टाइटल ट्रेसिंग चेंजेस 1,000 ईयर्स रखा गया। ठीक है, हम पहले इससे शुरू करते हैं। हम पहले शुरू करते हैं ट्रेसिंग। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है ना, ट्रेसिंग करके। तो ये जो वर्ड है ट्रेसिंग, इसका मीनिंग क्या है, हम पहले इसको समझेंगे। ठीक है, व्हाट इज ट्रेसिंग मीनिंग? ट्रेसिंग मतलब टू फाइंड आउट समथिंग, to find out something or somebody by using some materials, some evidence, मतलब कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके हम कुछ चीज़ों को खोज निकालते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के बारे में अगर हमें खोज निकालना हो तो हमें कुछ मटेरियल्स तो चाहिए, तो उसकी मदद से किसी चीज़ का पता लगाना, उसको हम ट्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, हम ट्रेस करेंगे किस चीज़ का? चेंजेस, मतलब बदलाव, मतलब बदलाव, चेंजेस। क्या चेंजेस, कौन से बदलाव? तो चेंजेस क्या है पहले ये समझते हैं। व्हाट इज चेंजेस? चेंजेस इज नथिंग बट द मॉडिफिकेशन टू मेक डिफरेंट, मतलब कुछ चीज़ें अलग, कुछ बदलाना, कुछ बदलना, उसको हम चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, कुछ अगर चीज़ बदल जाता है, पहले कुछ था अब कुछ हो गया, वो जो बदलाव उसको हम चेंजेस बोलते हैं। तो इसी चेंजेस को हम ट्रेस करेंगे थ्रू 1,000 ईयर्स। ठीक है, 1,000 ईयर्स मतलब जो चीज़ बदल गया। ठीक है, जो चीज़ बदल गया। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग पहले 6th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं ना कि इंसान पहले जो ह्यूमन बींग्स थे, पहले क्या थे? हंटरर्स एंड गैदरर्स थे, फिर अर्ली फार्मर्स बन गए, फिर धीरे 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 बदल कर हम अब टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में आ गए। तो एक चीज़ समझो, अगर तुम लोग पहले अभी भी वही हंटर और गैदरर्स होते, अभी भी हंटिंग करते, अर्ली मैन होते, तो क्या कर रहे होते बच्चों? क्या कर रहे होते सोचो। तो तुम लोग ना अभी भी वहीं जंगलों में रहते, वही हंटिंग करके एनिमल्स खाते और पेड़ पौधे इसको खाते और फिर कहीं लुप्त हो जाते। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारी ज़िंदगी बहुत ऑर्गेनाइज हो गई है। ठीक है, अब हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, अब हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे यूज़ करते हैं जैसे हमारी लाइफ आसान बन जाए जिससे। ठीक है, तो यही जो चेंजेस है इसको हम ट्रेस करेंगे। अगर सोचो, ये जो बदलाव आया क्या एक दिन में आ गया? क्या जो बदलाव हम देख रहे हैं अभी, वो हंटर्स और गैदरर्स और अर्ली फार्मर से लेके यहाँ टेक्नोलॉजी के दुनिया में आ गया, कब आया? कितने दिन लगे? एक दिन लगा? ओवरनाइट हो गया? नहीं ना, इसके लिए हज़ारों साल लगे बच्चों, बहुत दिन लगे। ठीक है, तो इसी हज़ारों साल को हम ट्रेस करेंगे चेंजेस की मदद से। जो बदलाव आए, जो भी बदलाव आए, उसको हम ट्रेस करेंगे इन्हीं हज़ारों साल के अंदर। ठीक है, तो हम चेंजेस को कैसे ट्रेस करेंगे? देखो यहाँ पे एक चीज़ है। पहले हम देखते हैं हमारा इंडिया सब कॉन्टिनेंट, मतलब हमारी इंडिया, हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसके अंदर कैसे बदलाव आया। पहले हम देखते हैं मैप की मदद से। मैप की मदद से हम पहले समझेंगे मैप क्या है। मैप है एक ज्योग्राफिकल एरिया, जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसको ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन करना। उस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो भी चीज़ें हैं, मतलब रिवर्स, ओशंस, लैंड्स, जो कुछ भी है उसको ड्राइंग रिप्रेजेंट करना, उसको हम मैप बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ दो मैप को कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये रहा पहला वाला मैप, ये रहा दूसरा वाला मैप। ठीक है, इसको हम मैप ए और इसको हम मैप बी बोल देंगे। दोनों मैप एक दूसरे से बहुत अलग है। तो ये दोनों मैप किस चीज़ की हैं? ये दोनों मैप है इंडिया की।
ठीक है, दोनों मैप हैं इंडिया के। लेकिन देखो यहाँ पे एक मैप है और यहाँ पे एक मैप। जो यहाँ पे मैप है देखो ये अलग दिख रही है और ये भी अलग दिख रहा है। तो ये जो पहला मैप है देखो, ये थोड़ा पहले समझो, देखो दिख रही है ये एरिया। तो इन्होंने यहाँ है जो मैप बनाए थे अल इद्रिसी साहब ने इसको बनाए थे। कब? एक अरब जियोग्राफर थे, इन्होंने बनाया 1154 सीई में ये वाला मैप, ठीक है। और ये वाला मैप बनाए एक फ्रेंच कार्टोग्राफर मतलब जो लोग मैप बनाते हैं, ठीक है। उन्होंने बनाया 720 से लेकर 754 के आसपास तक ये वाला मैप बना। तो ये जो मैप बना नियरली 600 ईयर्स आफ्टर अल इद्रिसी मैप, ठीक है। तो इसमें क्या ऐसे अलग चीज़ें हैं देखते हैं। तो ये जो जगह है इसको हम बोलेंगे श्रीलंका, ठीक है। ये दिख रही है श्रीलंका की तरह? नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ देखो ये रहा श्रीलंका। ये थोड़ा फैमिलियर लग रहा है ना। तो यहाँ पे देखो इसको कितना उल्टा बनाया गया है, देखो ये रहा श्रीलंका। मतलब जो जगह साउथ इंडिया होना चाहिए था वो नॉर्थ इंडिया बन गया, जो जगह नॉर्थ होना चाहिए था वो साउथ बन गया। और श्रीलंका को देखो कितना बड़ा बना गया है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रही है। और यहाँ पे और एक चीज़ है, सारी चीज़ें अरबिक लैंग्वेज में लिखी है, ठीक है। सबको तो अरबिक समझ में नहीं आती ना। तो देखो ये दूसरा वाला मैप थोड़ा फैमिलियर लग रहा है और ये वाला मैप में श्रीलंका देखो नीचे आ गया। और बहुत सारे कोस्टल एरियाज जो समुद्र के आसपास के एरिया है बहुत डिटेल में लिखा गया। और इंग्लिश मतलब लैंग्वेज क्या यूज़ किया गया इसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ किया गया, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये क्या हुआ, मोर फैमिलियर रिप्रेजेंटेशन कंपेयर टू अल इद्रिसी's मैप। जो अल इद्रिसी के मैप हैं उससे बहुत कुछ मिलता जुलता है लेकिन अलग, ठीक है। कोस्टल एरियाज नोटेबली डिटेल्ड, जो कोस्टल मतलब समुद्र के आसपास के जो एरियाज हैं वो बहुत अच्छी तरह से डिटेल्स में दिखाए गए हैं। यूटिलाइज बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ड्यूरिंग दैट वॉयजेस। जो लोग सेलर या फिर मर्चेंट्स पानी के यात्रा करते थे या फिर व्यापारी जो व्यापार करने जाते थे पानी में, तो वो लोग ये वाला मैप यूज़ करते थे। तो सोचो अगर वो लोग ये वाला मैप यूज़ करके पानी में जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ श्रीलंका में आके पहुँचेंगे, सही पहुँचेंगे या गलत, सही जगह पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर ये वाला मैप यूज़ करेंगे तो कितना गलत होगा, पता नहीं कहाँ जाके पहुँचे, सही है ना। तो ये वाला मैप बहुत गलत बनाया गया था, लेकिन ये वाला मैप थोड़ा सा सुधर गया। क्यों? क्योंकि ये वाला मैप से ये वाला मैप 600 साल ज़्यादा पुराना, मतलब ये वाला 600 साल पुराना और ये वाला नया, ठीक है। तो ये जो मैप था तब तक जो कार्टोग्राफी की साइंस थी थोड़ी बदल चुकी थी और ज़्यादा डेवलप हो चुके थे, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अगर कुछ चीज़ों में हम टाइम लगाते हैं या फिर कुछ चीज़ों को समझने के लिए बहुत वक्त लगता है तो वो चीज़ क्या होती है, सुधर जाती है, बहुत डेवलप हो जाती है, जैसा कि यहाँ पे भी हुआ, ठीक है, समझ में आ रही है बात। देखो यहाँ पे एक चीज़ है कन्नौज, यहाँ पे लेकिन कन्नौज एक सिटी है यूपी में, कन्नौज नाम के सिटी, लेकिन उसको कन्नौज नहीं ऐसे लिखा गया था क्यू से, QANAUJ ऐसे लिखा गया था, ठीक है। ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी गलतियाँ हुई थी, लेकिन मैप इतना अच्छा बना था ताकि वो लोग इसको लेकर सेल में जा सकें, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे देखा, हमने देखा क्या कि कार्टोग्राफी साइंस में कितनी बदलाव आई, लोग कहाँ से कितना गलत मैप बनाते थे और फिर कितनी फैमिलियर और कितनी थोड़ी थोड़ी बदल गई चीज़ें, ठीक है, समझ में आ रही है बातें। तो चलते हैं, तो देखते हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। जैसे कि हमने देखा कि मैप बनाने की टेक्निक में भी बदलाव आए और इस तरह बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आने लगी, जैसे कि न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी मीन्स टर्मिनोलॉजी क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड वर्ड यूज्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड। मतलब एक जो फील्ड है उसके अंदर एक पर्टिकुलर वर्ड है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ही यूज़ होता है। जैसे कि हम अगर समझे सब्जेक्ट वाइज मैथ्स,
मैथ्स में बहुत सारे टर्म्स हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे टर्म्स हैं। साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट्स, केमिकल्स, ये सारे टर्म्स हम यूज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो पर्टिकुलर वर्ड उसके लिए यूज़ होता है उसको हम टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह उस टर्मिनोलॉजीज में भी चेंजेस देखने को मिला। इस दौर में हम जो दौर की बात कर रहे हैं ये है 700 सी से 1750 सी तक, ठीक है। हम इसी दौर की बात करें, इसको हम कौन सा दौर बोलते हैं? इसको हम मेडिएवल पीरियड बोलते हैं, ठीक है। मेडिएवल पीरियड मतलब दिस इज कॉल्ड मेडिएवल पीरियड, दिस इज कॉल्ड मेडिएवल पीरियड। क्यों मेडिएवल पीरियड बोलते हैं? अभी जो पीरियड चल रहा है मॉडर्न एरा चल रहा है, जो पहले वाला चल रहा था वो एंशिएंट एरा था। जो बीच का जो पार्ट रहा जहाँ पे ट्रांजिशंस हुए, मतलब एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक जो भी ट्रांजिशंस हुए उसको हम बोले क्या? उसको हम बोले मेडिएवल पीरियड। तो हम जिस पीरियड की बात करें वो 700 सी से लेकर 750 तक, ठीक है। इसी हज़ारों साल की बात करें हम, तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज भी चेंजेस होने लगी। जैसे हमने पढ़ा कि टर्मिनोलॉजीज क्या है, ठीक है। फिर टर्मिनोलॉजीज में बदलाव कैसे आए, कैसे पुराने टर्म्स कैसे यूज़ होते थे और नए टर्म्स कैसे यूज होते हैं, ये हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो देखो, historian records are available in various languages that have evolved significantly over time। मतलब जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं हमारे इतिहासकार, उनके पास जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो धीरे धीरे समय के साथ बदलता गया और क्या हुआ, डिफरेंट लैंग्वेज में भी देखने को मिली, ठीक है। मेडिएवल पर्शियंस, यहाँ देखो एक चीज़, मेडिएवल पर्शियंस, ठीक है। Medieval Persians differs not only in grammar and vocabulary but also meanings of words। तो हमने क्या देखा? Medieval Persians। Medieval Persians, देखो Persians क्या है? The Persians are the person who speak Persian language, ठीक है। जो लोग अभी ईरान के बोले जाते हैं, मतलब जो कंट्री अभी ईरान बोला जाता है वो पहले पर्सिया हुआ करता था, उसको पहले पर्सिया, फिर फारसी, फिर रोमन, ऐसा कुछ बोला जाता था। फिर धीरे धीरे वो लोग पर्सियन बन गए, ठीक है। यहाँ पे भी टर्मिनोलॉजीज में चेंजेस देखने को मिल रही है ना। तो मेडिएवल पर्सियंस डिफर्स नॉट ओनली इन ग्रामर, वोकेबुलरी बट ऑल्सो इन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। मतलब उनके सिर्फ कल्चर में चेंजेस देखने को नहीं मिली, वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ करते थे वो लोग, जो ग्रामर यूज़ करते थे उसमें भी बहुत सारी बदलाव देखने को मिला। इन द अर्ली 16th सेंचुरी, ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ में। एक एग्जाम्पल लेते हैं हिंदुस्तान वर्ड, ठीक है। एक वर्ड लेते हैं हिंदुस्तान, एक हिंदुस्तान वर्ड जहाँ पे सबसे ज़्यादा बदलाव देखने को मिला, जहाँ पे बहुत सारी चेंजेस देखने को मिली। तो एक वर्ड हिंदुस्तान, देखो अगर हम हिंदुस्तान अभी बोले, अगर तुम्हें कोई बोले कि तुम हिंदुस्तान के रहने वाले हो, तुम इससे क्या समझोगे? तुम्हें इसमें ये समझ आएगा कि हम एक ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं जिसको हिंदुस्तान बोला जाता है, और जो मेजरमेंट और ज्योग्राफिकल एरिया वाइज हमारा देश है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम चाइना को हिंदुस्तान बोल देंगे, हम श्रीलंका को हिंदुस्तान बोल देंगे, ऐसा तो नहीं। हमारा कुछ मेजरमेंट के हिसाब से हमारा एक पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर जो भी एरियाज है उसको हम हिंदुस्तान बोलेंगे। ये हमारा नेशनैलिटी है, ये हमारा नेशन है। लेकिन तब जो वर्ड बोला जाता था हिंदुस्तान, उसको नेशनैलिटी या फिर नेशन नहीं बोला जाता था, उसके लिए अलग अलग टर्म्स यूज़ करते थे। कैसे? देखो, द टर्म हिंदुस्तान कॉमनली अंडरस्टूड एज टुडे एज इंडिया, हम इसे आज इंडिया भी बोलते हैं, हैड अ डिफरेंट मीनिंग इन द 13th सेंचुरी। देखो 1200 से लेके 1300 तक, मतलब 13th सेंचुरी में इसका मतलब कुछ अलग था। देखते हैं कैसे अलग था। इन 13th सेंचुरी हिंदुस्तान रेफर टू द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना रिवर। ओके, एक पर्शियन क्रॉनिकलर थे जिनका नाम था मिनाजी सिराज, ठीक है। यहाँ पे देखो मिनाजी सिराज और पर्शियन क्रॉनिकलर, एक पर्शियन क्रॉनिकलर थे। क्रॉनिकलर मतलब जो घटनाओं को उसके डेट या फिर उसके टाइम के हिसाब से लिखते हैं,
उनको क्रॉनिकलर बोलते हैं, ठीक है। तो कौन थे वो? मिन्हाजी सिराज। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि अगर हम हिंदुस्तान बोलेंगे तो उसको बोलेंगे जो दिल्ली सल्तनत के अंडर आएगा। मतलब तब तक सुल्तान आ चुके थे, तब तक ईरानियंस आकर यहाँ पे, पर्शियंस आकर यहाँ पे बस के अपना साम्राज्य फैला चुके थे, सल्तनत जो जिसे हम दिल्ली सल्तनत बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला जो एरिया दिल्ली सल्तनत के अंडर आएगा उसको हम हिंदुस्तान बोलेंगे। और कौन कौन एरिया था वो था पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना, ठीक है। सिर्फ नॉर्थ वाला पार्ट, अगर हम यहाँ पे इंडिया का मैप देखें, यहाँ पे छोटा सा एक इंडिया का मैप बना देते हैं, कुछ ऐसे डेमो बना देते हैं, ठीक है। अगर ये वाला इंडिया का मैप हुआ तो ये लोग सिर्फ इसी नॉर्थ पार्ट को ही हिंदुस्तान मानते थे, ठीक है। ये जो पर्शियन क्रॉनिकलर थे इन्होंने कहा कि सिर्फ गंगा, यमुना, पंजाब, हरियाणा ये नॉर्थ वाला पार्ट ही हिंदुस्तान होगा, ठीक है, इन्होंने बोल दिया। लेकिन क्या ये सही है? नहीं ना। तो फिर जब 13th सेंचुरी के बाद बाबर आए, हु इज़ बाबर? तब तक मतलब जब तक दिल्ली सल्तनत चल रही थी तब तक मिन्हाजी सिराज की बात को लोग मानते थे कि यही एरिया है जिसको हम हिंदुस्तान बोलेंगे, और जो साउथ का पार्ट है इसको हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है, इसको हम हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। फिर जब 14th सेंचुरी में, मतलब जब 14 to 15, ओके, जब 14th सेंचुरी में बाबर आए, बाबर, हु इज़ बाबर? जब तक दिल्ली सल्तनत चलता था उसके बाद मोगल्स आए, ठीक है, समझ में आ रही है बात? मोगल्स में जो पहले आए, इंडिया में जो पहले मोगल्स आए, वो पहला मोगल कौन थे? बाबर, ठीक है। उन्होंने सुल्तान, जो दिल्ली के सुल्तान थे, उन्होंने इब्राहिम लोदी, उनका नाम था इब्राहिम लोदी। थोड़ा सा सिंपल याद रखना, बस ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उनको बाबर ने पानीपत के युद्ध में हराया। कब? 1526 बाबर डिफीटेड सुल्तान, कौन? इब्राहिम लोदी, से बोल देती हूँ इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया और फिर दिल्ली सल्तनत छीन रही और उन्होंने दिल्ली सल्तनत को मुग़ल साम्राज्य बना दिया, ठीक है। तो जो मुग़ल्स आए तो उन्होंने क्या बोला? पहले ये हिंदुस्तान को कुछ बोलते थे, फिर मुग़ल आए, उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया, उन्होंने कुछ नया शुरू किया। उन्होंने क्या बोला देखते हैं, देखो। In the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the fauna and the culture of the subcontinent. Okay? तो उन्होंने बोला कि ये जो पार्ट है, मतलब जो पंजाब, हरियाणा, गंगा, यमुना, इसके अंदर जो भी एरिया आता है ये हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान तो वो है जहाँ लोग, हिंदुस्तानी लोग रहते हैं, ठीक है। जहाँ हिंदुस्तानी मतलब फौना, मतलब जो एनिमल लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो इन्होंने बोला जो एनिमल लाइफ है, मतलब जो लोग रहते हैं इस एरिया में, जो भी लोग रहते हैं उसको हिंदुस्तान बोलेंगे। ऐसा नहीं कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री हो इसके अंदर की एरिया को हम हिंदुस्तान बोलेंगे, ऐसा नहीं, लोगों को हिंदुस्तान बोलेंगे, ठीक है। इन्होंने तो बोल दी अपने। अब अरे यार, ऐसा होता है ना कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, मतलब जिनका सत्ता ज़्यादा है उनकी ही बात चलेगी। तो पहले सुल्तान थे, उनकी बात चल रही थी, अब आए मुगल्स, अब इनकी बात चलने लगी। तो फिर हिंदुस्तान जो वर्ड था, जो हिंदू मतलब जो वर्ड था हिंद, ये हिंद वर्ड पहले एक पोएट थे, आमिर खुसरो नाम के एक पोएट थे, उन्होंने 14th सेंचुरी, ठीक है, 14th सेंचुरी में बोला था। पहले ये वर्ड उन्होंने पहले बोला था हिंद वर्ड, ठीक है। आमिर खुसरो, ये आमिर खुसरो कौन थे? आमिर खुसरो एक पोएट थे, मतलब एक कवि थे, राज कवि थे, जिन्होंने बोला था हिंद वर्ड। उन्होंने
हिंदुस्तान को इतनी अच्छे से अपनी कविता में डिस्क्राइब की है, बहुत अच्छी तरह से, जिसके लिए उनको बोला जाता है तूते हिंद, मतलब हिंदुस्तान का पोएट, हिंदुस्तान का पैरट, जो हिंदुस्तान को अपनी पोएम में डिस्क्राइब करते हैं। ही इज़ द वॉइस ऑफ हिंदुस्तान। समझ में आ रही है बात? तो उन्होंने पहले अपनी एक पोएम में हिंदू वर्ड यूज़ किया था, ठीक है, जिससे धीरे 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 हिंदुस्तान बन गया। अब हमारा हिंदुस्तान हमारा देश है, हमारे लिए हमारी नेशनलिटी है और हमारे लिए एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? देखो यहाँ पे कितनी चेंजेस आ रही है। कहाँ? ये जो रहा टर्मिनोलॉजी, मतलब जो टर्मिनोलॉजी आया उसके अंदर बदलाव देखने को मिला। पहले क्या आया? कार्टोग्राफी में चेंजेस, फिर आया टर्मिनोलॉजी में चेंजेस। कैसे बदलाव आ रहे हैं, बस हम इसको ही ट्रेस करें, नथिंग एल्स, ओके। फिर आया चेंजिंग मीनिंग्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज। पहले हम समझे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का टर्मिनोलॉजी कैसे चेंज हुआ। फिर अब हम दूसरे टर्मिनोलॉजी के बदल से देखते हैं कैसे वर्ड्स बदले और धीरे धीरे बदलते चले गए, ठीक है। तो देखते हैं, दूसरा टर्म आया फॉरेनर। दूसरा टर्म आया फॉरेनर। फॉरेनर हैड अ डिफरेंट मीनिंग इन द medieval period. Foreigner, during this time, a foreigner referred to any stranger who appeared in a village, someone not a part of this local culture and society. In Hindi, the term Pardesi might be used in Persian Ajnabi, conveyed a similar meaning. Okay? अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो एक वर्ड था फॉरेनर, पहला वर्ड हमारा क्या रहा? हिंदुस्तान। अब दूसरा वर्ड हमारा आया फॉरेनर। देखते हैं फॉरेनर। अब तुम्हें अगर बोला जाए कि एक आदमी है जो फॉरेन से आया है, तुम्हें क्या लगेगा? तुम क्या समझोगे फॉरेन वर्ड से? हम समझेंगे कि वो इंसान, वो जो इंसान के बारे में बात चल रही है, वो इंसान हमारे देश का नहीं है, वो इंडियन नहीं है, ठीक है। हमारा कंट्री क्या है? इंडिया। वो इंडियन नहीं है, उसके पास इंडिया का कोई आइडेंटिटी नहीं है और वो किसी दूसरे देश से आया है, ठीक है। अब हम समझेंगे यही। लेकिन तब फॉरेनर का मतलब क्या था? जो भी स्ट्रेंजर, मतलब जो भी अनजान इंसान, जो भी अनजान लोग एक गांव से दूसरे गांव आते थे, ठीक है, एक विलेज से दूसरे विलेज आते थे, उनको भी फॉरेनर बोला जाता था। अगर उसे कोई वहाँ नहीं पहचानता था तो उसको फॉरेनर्स बोलते थे, ठीक है। ए विलेजर, समवन नॉट पार्ट ऑफ द लोकल कल्चर। अगर किसी लोकल कल्चर, मतलब उसी एरिया का लोकल कल्चर और सोसाइटी का हिस्सा ना हो तो उसको फॉरेनर्स बोल देते थे। इन हिंदी द टर्म परदेसी, मतलब हिंदी में एक टर्म था, हिंदी में उसको क्या बोलते थे? परदेसी। हमने गाना सुनी है ना, परदेसी, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो हिंदी में वो टर्म था परदेसी। लेकिन जबकि हम बात करें मेडिएवल पर्सियंस की, क्यों बार बार हम मेडिएवल पर्सियंस बोल रहे हैं? तुम्हारी दिमाग में आ रही होगी ना, हम क्यों मेडिएवल ग्रीक्स नहीं बोलते, हम मेडिएवल यूरोपियंस क्यों नहीं बोलते, हम मेडिएवल पर्सियंस क्यों बोलते? क्योंकि पर्सियंस ही वो हैं, वो ऐसे लोग हैं जो पहले इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए और वो इतने पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल थे, वो उन्होंने अपनी खुद की आइडेंटिटी हमारे साथ मिक्स कर दी। मतलब जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट के पीपल थे उनके साथ अपनी आइडेंटिटी शेयर की और अपना कल्चर, अपनी सोसाइटी, सब कुछ यहाँ पे बिखर के चले गए। तो इसलिए पर्सियंस जो मिडिवल पर्सियन में ज़्यादा डेवलप्ड थे या फिर ज़्यादा एक्टिव थे उस वक्त, तो उनके लिए हम हमेशा पर्सियंस ही लेंगे पढ़ने के लिए। हम हिस्ट्री को जानने के लिए सिर्फ मिडिवल पर्सियंस की यूज़ ही करेंगे, ठीक है। तो मिडिवल पर्सियंस में वो वर्ड को बोला जाता था अजनबी, ठीक है। समझ में आ गई? दोनों वर्ड तुम लोगों ने सुनी होगी, ये सेम ही वर्ड है, लेकिन इनका मतलब अभी हम क्या समझते हैं? फॉरेनर। मतलब इसको अभी हम फॉरेनर बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब हम इसको फॉरेनर बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे स्ट्रेंजर्स। इसका अभी एक्चुअल मीनिंग क्या है? इसका एक्चुअल मीनिंग है स्ट्रेंजर, लेकिन इसको फॉरेनर हम कतई नहीं बोलेंगे, कतई नहीं बोलेंगे। लेकिन तब फॉरेनर का मतलब होता था अजनबी या परदेसी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज में कैसे बदलाव आए। तो पहले हमारा हिंदुस्तान आया,
फिर फॉरेनर वर्ड में भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिला, या फिर फॉरेनर टर्मिनोलॉजीज में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिली। हमने अभी 2 वर्ड अच्छी तरह से समझे, कैसे 2 वर्ड में टर्मिनोलॉजीज चेंजेस होते हैं। टाइम के हिसाब से जितना टाइम आगे जाता है कैसे टर्मिनोलॉजी बदल जाता है। 2 वर्ड्स हमने देखे, पहला वाला था हिंदुस्तान, दूसरा वाला था फॉरेनर। ठीक है, हमने 2 एग्जाम्पल के साथ ये समझने की कोशिश की कि कैसे टाइम के साथ साथ मतलब पीरियड के हिसाब से कैसे टर्मिनोलॉजीज बदल गए। ठीक है, हम जो चेंजेस को ट्रेस करते हैं ना, तो ये भी एक चेंजेस का हिस्सा बन गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो चलते हैं हम सोर्सेज की तरफ। तो सोर्सेज क्या है? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। जो हिस्ट्री, जो हम इतिहास, जो पुरानी बातें हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, तो उनके सोर्सेज क्या हैं? क्या है उनके सोर्सेज? हमारे पास सोर्स क्या है पुरानी हिस्ट्री जानने के लिए? हमारे पास हिस्टोरियंस है, जो लोग इतिहास पढ़ते हैं। तो उन हिस्टोरियन के पास सोर्स कहाँ से आई? उनके पास भी तो कहीं से आई होगी ना सोर्सेज, तो कहाँ से है उनके पास? तो उसी सोर्स को, जिन सोर्स मतलब जो मटेरियल्स जो उन्हें रिमेन्स मिले, तो उनको स्टडी करके उन्होंने हिस्ट्री को जाना। तो क्या थे वो मटेरियल्स, हम देखते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें वो लोग अपना सोर्स के तौर पे यूज़ करते थे हिस्ट्री जानने के लिए। तो देखो, ये बहुत सारे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं जो सोर्सेज हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्कल्पचर है, यहाँ पे कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, और यहाँ पे कुछ स्टैचू है, यहाँ पे कॉइन्स, यहाँ पे आर्किटेक्चर। ये ऐसे कुछ ये लिख देती हूँ। ठीक है, ये है कॉइन्स, ठीक है, ये हो गया मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये हो गया आर्किटेक्चर। ये देखो, ये कुछ रिमेन्स मिले, स्टैचू, और ये भी एक स्कल्पचर मतलब एक मूर्ति। ठीक है, तो ये सब जो सोर्स है, इनकी मदद से हिस्टोरियन को मिली जानकारी। किस चीज़ की? हिस्ट्री की, पुरानी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कॉइन्स, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। पहला क्या जानने की कोशिश करेंगे? कॉइन। कॉइन क्या होता है? सिक्का। तुम सबको मालूम होगा सिक्का क्या होता है। ठीक है, तो सिक्का सबने यूज़ की है, हम यूज़ करते हैं ना अभी कॉइन, सिक्का, 2 रुपये वाली, 5 रुपये वाली, 10 रुपये वाली करते हैं ना। तो वही वो एंशिएंट पीरियड मतलब जो पुराने मेडिएवल पीरियड में जो लोग थे, वो भी कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक। जो लोग कॉइन्स, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, उनका एक डिपार्टमेंट है न्यूमिस्मेटिक डिपार्टमेंट। मतलब उनके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉइन की स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, तो न्यूमिस्मेटिक क्या करते हैं? कॉइन की स्टडी करते हैं। Numismatics is a valuable source for historians, providing insights into historical, economic, trade and cultural exchange. ठीक है, ये लोग कॉइन की स्टडी करते हैं, अलग अलग ज़माने की अलग अलग कॉइन्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, कॉइन्स कैन ऑफर इंफॉर्मेशन अबाउट रूलर्स, डायनेस्टीज एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो एक बात हम समझने की कोशिश करते हैं, जो 1 रुपये वाली, 2 रुपये वाली, 10 रुपये वाली कॉइन्स हम यूज़ कर रहे हैं अभी के टाइम में जो यूज़ कर रहे हैं, तो वो कॉइन कभी सोच जाए वो कॉइन कहाँ से आता है? हम घर में तो नहीं बनाते हैं ना, तो कहाँ से आता है वो कॉइन? कोई तो बनाता होगा, तो कोई तो इशू करता होगा वो कॉइन। वो कॉइन्स इंडिया गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, तो इंडिया गवर्नमेंट इशू करती है हमारी कॉइन्स, जो हम यूज़ करते हैं। 1 रुपये वाली कॉइन, 2 रुपये वाली, 5 रुपये वाली, अभी तो 10 रुपये वाली कॉइन भी चल रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गवर्नमेंट, मतलब हमारी सरकार, हमारी भारत सरकार इस कॉइन को इशू करती है। लेकिन तब के ज़माने में जो कॉइन्स थे, उन्हें कौन इशू करता होगा? सोचो ज़रा। तो उन कॉइन्स को जो भी डायनेस्टीज़ या रूलर्स, उस ज़माने के जो भी डायनेस्टीज़ या फिर रूलर्स थे, वो इशू करते थे उस कॉइन को। ठीक है, तो अपना अपना कॉइन्स बताने के लिए उन्होंने डिफरेंट कॉइन बनाया। ठीक है, डिफरेंट मेटल्स के, मतलब गोल्ड के, सिल्वर के, ब्रोंज के, डिफरेंट मेटल्स के डिफरेंट कॉइन्स बनाए। तो जो डिफरेंट कॉइन्स थे, उनको किसी और कॉइन के साथ वो मिक्स ना हो जाए, इसलिए उन पर खुद
कुछ ऐसे मोटिव्स बनाते थे, ठीक है, कुछ पिक्चर्स या फिर मोटिव्स बनाते थे, ठीक है, ऐसे स्टैम्प, कुछ अपना स्टैम्प लगा देते थे, ठीक है। उसी से पता चलता है, उसको ही न्यूमिस्मेटिक स्टडी करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सी एरा का था, ये कौन सी एरा का था, ये कौन से राजा ने बनाया, ये कौन सी राजा ने बनाया, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो देखो यहाँ पे कुछ अलग पेंटिंग है, यहाँ पे कुछ अलग पेंटिंग है, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा भी हो रहता था, ठीक है, यहाँ पे अपना कुछ लैंग्वेज में वो लोग लिखते भी थे। तो उसी को ही स्टडी करके न्यूमिस्मेटिक ने क्या जाना, उन्होंने ये जाना कि जो जिस ज़माने का वो कॉइन है उस ज़माने का इकोनॉमिक कंडीशंस एंड पॉलिटिकल कंडीशंस कैसे थे, ठीक है, लोग कैसे व्यापार करते थे, लोग कैसे ट्रेड करते थे, उनकी अर्थनैतिक व्यवस्था कैसी थी, वो सब कुछ जानने को मिला, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये गया कॉइन।